कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फिलम्स होता है ये बुनियादी तौर पे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, या ये कौन सा वेक्टर होता है। क्योंकि हम तो ये पढ़ते हैं कि जो एरिया होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम इस तरह से फिलम्स वगैरह को कैलकुलेट करते हैं तो हम वहां पे एक टर्म पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर होता क्या है? बुनियादी तौर पे एक कह सकते हैं आप कि मैथमेटिक्स के अंदर जब हम किसी भी छोटी चीज की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास किसी ऐसी चीज की एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करें जिसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। जैसे कोका कोला की बोतल होती है, उसका आप देख सकते हैं कि कहीं से वो वेट से ज्यादा होती है और कहीं से वेट से कम होती है। तो ऐसी चीजों का जब हम वॉल्यूम लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं मैथ के थ्रू, तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम एरिया के साथ एक इमेजिनरी वेक्टर असाइन करते हैं। ये एक इमेजिनरी वेक्टर होता है जो इसी तरह से एरिया के साथ असाइन किया जाता है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये एक इमेजिनरी वेक्टर होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ असाइन की जाती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी इमेजिनरी लाइन के थ्रू जाहिर करते हैं, इसी तरह से एरिया को एक इमेजिनरी वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद वेक्टर है और उस वेक्टर को एक वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर नहीं है, एरिया स्केलर है। उसके साथ हम एक इमेजिनरी वेक्टर इसीलिए जोड़ते हैं ताकि हमारी डिफरेंट कैलकुलेशंस में आसानी हो। तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एरिया के साथ एक इमेजिनरी वेक्टर जोड़ते हैं जिसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, तो आप कहोगे कि इमेजिनरी वेक्टर assigned to any area having, इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया। इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना उस एरिया का होता है जो एरिया इस वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट की जा रही होती है। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड हमेशा एरिया के बराबर होता है। जैसे कोई बुक है बाहर पढ़ा हो, फिजिक्स का पढ़ा, देखिए अगर इस तरह से हम इसको करते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये एक बुक है, इसकी ये एरिया है, अगर इसको एक इमेजिनरी वेक्टर असाइन करते हैं तो उस इमेजिनरी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? उतना होगा जितना इस एरिया का होगा। अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और अगर विड्थ इसकी 8 सेंटीमीटर है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? ये फ्लैट एरिया, और फ्लैट एरिया को हम किससे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ इंटू विड्थ से। 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसकी एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके साथ जो वेक्टर बनाएंगे उस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो भी कितनी हम बनाएंगे? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे। तो इस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना एरिया। अगर कोई बड़ी जैसे रजिस्टर होता
तो रजिस्टर के साथ एरिया वेक्टर बड़ा हो जाता। तो आप कह सकते हैं कि इस एरिया वेक्टर की एरिया उतनी होती है जितनी उस एरिया की होती है जिस एरिया को उस वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 जो होता है वो ये होता है कि डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। प्लेन ऑफ द एरिया का मकसद है कि सपोज एरिया की लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस है, विड्थ अलोंग वाई एक्सिस है, तो एरिया वेक्टर किस तरफ हो जाएगा? अलोंग जेड एक्सिस। एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा उस एरिया से परपेंडिकुलर होता है जिस एरिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो एरिया की लेंथ और विड्थ होती है, तो एरिया की लेंथ और विड्थ जिन एक्सिस एरिया वेक्टर उनसे थर्ड एक्सिस पे होगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास एरिया एक फ्लैट एरिया है, एरिया वेक्टर ऑफ फ्लैट एरिया, अगर हमारे पास एक फ्लैट या प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया भी हम कहते हैं और फ्लैट एरिया भी कहते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनता है। ठीक है, फ्लैट एरिया can be represented by single वेक्टर। जो फ्लैट एरिया होती है वो सिंगल वेक्टर से जाहिर की जा सकती है। सपोज करें जैसे मैंने बुक लिया तो ये प्लेन या फ्लैट एरिया। अगर कोई छोटी एरिया है, सपोज करें ये हमारे पास एक छोटी सी एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो छोटा बनेगा, इसका एरिया वेक्टर जो बनेगा वो छोटा बनेगा। अगर कोई बड़ी एरिया है, सपोज करते हैं कि एक एरिया बड़ी एरिया, अगर कोई एरिया बड़ी है तो उसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो भी बड़ा बनेगा। तो अगर कोई छोटी एरिया है तो छोटे एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है, और अगर कोई बड़ी एरिया है तो बड़े एरिया वेक्टर के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन सिंगल वेक्टर के साथ। जो प्लेन एरिया होती है, जो फ्लैट एरिया होती है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है सिंगल एरिया वेक्टर से। अगर छोटी एरिया है तो छोटा वेक्टर बनेगा। ठीक है, बुक दे दे, कोई कॉपी दे दे। तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आपके पास ये इस तरह से एक रजिस्टर है, ये फ्लैट एरिया, ठीक है। अब अगर आप इसका एरिया वेक्टर बनाओगे तो ये इस तरह से एरिया वेक्टर बनता है। ये इसके एरिया वेक्टर किसी भी जगह पे बना दे, अगर आप इस जगह पे बनाओगे तो भी ये इस पूरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा। अगर सेंटर पे बनाओगे तो भी ये पूरे सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो कहीं पे भी बना दे, फ्लैट एरिया का एरिया वेक्टर आप कहीं पे भी बना सकते हैं, वो हमेशा उस एरिया, पूरी एरिया को रिप्रेजेंट कर लेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर का एरिया के साथ परपेंडिकुलर होना जरूरी होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपके पास कोई फ्लैट एरिया है, अगर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से कोई भी कर्व्ड हमारे पास सरफेस है, अब इसका एरिया वेक्टर सपोज कर ले कि इसका एरिया वेक्टर हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अगर इसका एरिया वेक्टर हम इस तरह से बनाते हैं कि अगर इसका एरिया वेक्टर हम यहाँ पे बनाते हैं, अगर यहाँ पे बनाएंगे तो ये सिर्फ एक छोटे से हिस्से के साथ परपेंडिकुलर होगा, बाकी इस हिस्से के साथ भी ये परपेंडिकुलर नहीं होगा और इस हिस्से के साथ भी ये परपेंडिकुलर नहीं होगा।
तो अगर तो किसी एक पर्टिकुलर हिस्सा, हर हिस्से का एरिया वेक्टर होता है, उसको हम किसी भी सिंगल एरिया वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर कोई कर्व्ड सरफेस है तो उसके डिफरेंट एरिया वेक्टर्स बनाए जाते हैं, बायो वाला होते हैं। ये इस तरह से होगा कि अगर ये हमारे पास इस तरह से, तो उसको सिंगल एरिया वेक्टर के थ्रू जाहिर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये इस तरह से कर्व्ड बन जाए, ठीक है, अगर ये इस तरह से कर्व्ड बन जाता है तो फिर तो अगर यहाँ पे आप एरिया वेक्टर बनाओगे तो यहाँ से इसकी पूरी एरिया को छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं इस तरह से, और फिर हर हिस्से का एरिया वेक्टर जो होता है वो अलग होता है। जैसे फुटबॉल होता है, उसके अंदर पीसेस लगे होते हैं, तो पूरे फुटबॉल का एक एरिया वेक्टर नहीं बनेगा। फुटबॉल के डिफरेंट हिस्सों का एरिया वेक्टर जो बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर होते हैं उसको बनाने का ये तरीका होता है। कर्व्ड सरफेस का सिंगल नहीं बनेगा, जबकि प्लेन एरिया का सिंगल बनता है। अब आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहा जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मकसद या मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ, अगर सनलाइट की लाइट किसी खिड़की से अंदर आ रही है तो कितने लाइट रेज अंदर आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं लाइट फ्लक्स। लाइट फ्लक्स का मकसद होता है नंबर ऑफ लाइट रेज पास थ्रू एरिया। कोई खिड़की हम खोल दें, उसमें से अगर ज्यादा लाइट अंदर आ रही है तो हम कहेंगे ज्यादा लाइट रेज आ रहे हैं, तो हम कहेंगे लाइट फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा। अगर कम लाइट अंदर आ रही है तो हम कहेंगे कम रेज अंदर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसका लाइट फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स किसी भी चीज का फ्लो कह सकते हैं। अगर कोई गाड़ियां है, वो किसी रोड से गुजर रही है, तो अगर उसके ऊपर इसको नॉक करें, गाड़ियां गुजर रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जो रोड के ऊपर गाड़ियों का फ्लक्स जो होता है वो ज्यादा होता है। तो कहीं से भी किसी भी चीज की जो तादाद होती है ना, उसको हम कहते हैं फ्लक्स। अगर स्टूडेंट्स हैं, वो गेट से ज्यादा गुजर रहे हैं, तो हम कहेंगे गेट से स्टूडेंट का फ्लक्स ज्यादा है। अगर तो कहेंगे स्टूडेंट का फ्लक्स कम होता है। इसी तरह से अगर किसी भी एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा गुजर रही है, हम कहेंगे उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कम गुजर रही है तो हम कहेंगे कि उसमें से फ्लक्स कम होता है। अब हम पहला इसका फार्मूला करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेट या प्लेन सरफेस। अगर कोई भी प्लेन सरफेस है, उससे फ्लक्स कितना होगा। देखिए, फ्लक्स की हमने डेफिनेशन की कि सपोज करें ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मकसद होता है ऐसी फील्ड जिसकी लाइंस के दरमियान स्पेस एक जैसा हो, हर जगह पे वो एक दूसरे से पैरेलल हो। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है, और ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, ये जो होती है, ये इस तरह से हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड है। सपोज करें ये हमारे पास इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड है। अब इसके अंदर अगर हम कोई भी एरिया रखते हैं इस तरह से, सपोज करें इसके अंदर हम ये एक प्लेन एरिया लेते हैं,
और ये एक ऐसी प्लेन एरिया है जिसका एरिया वेक्टर जो होता है वो आप कह लें कि इसका एरिया वेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो इसके अंदर तीन लाइंस गुजर रही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर पहली चीज आप देखेंगे कि जितनी एरिया आप बड़ी रखोगे उतना फ्लक्स जो होगा वो इससे ज्यादा होगा। तो पहली चीज ये ध्यान में रखें कि जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है एरिया पे। बड़ी एरिया से ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा और छोटी एरिया से कम फ्लक्स गुजरेगा। जैसे बड़ी खिड़की होती है, ज्यादा रोशनी अंदर आती है, छोटी खिड़की होती है, उससे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो पहला फैक्टर होता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया वेक्टर के साथ, तो अगर एरिया वेक्टर ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगी, ज्यादा। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं स्ट्रॉन्ग कर और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी तो सेम एरियाज के अंदर फ्लक्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे सेम खिड़की है, ये सुबह या शाम के टाइम, ठीक है, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी उतना फ्लक्स कम होगा। ठीक है, अब जो दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। अब फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइंस, और नंबर ऑफ लाइंस जो होता है वो स्केलर है, जबकि एरिया हम वेक्टर ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर ले रहे हैं, तो फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E डॉट डेल्टा ए, या आप इसको सरल भी कर सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा ए। ठीक है, तो ये बुनियादी क्वेश्चन आती है फ्लक्स की। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो हमारे अफलातून है उनका क्वेश्चन ये होगा कि मैंने यहाँ पे फिर जरूरी नहीं है कि जब इक्वेशन पहले से बैलेंस होती है तो कांस्टेंट देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हम एक जबरदस्ती के रूल्स बनाते हैं कि जो इस मुल्क के लोग हैं, बाशिंदे हैं, ठीक है, तो इस मुल्क के बाशिंदे हम कुछ जबरदस्ती के रूल्स जो होते हैं ना वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, क्योंकि हमें मैथ आती नहीं है, सिंपल सी बात, लेकिन अब नहीं आ सकते, मैथ बहुत दूर चली गई है, तो बहुत जो है वो दूर है, मैथमेटिक्स के आप करीब नहीं आ सकते, मैथमेटिक्स आपसे नाराज हो गई है, समझे। तो बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कहते हैं ना वो अब सिंधी में तो असीं चवंदा आहियूं हिकिड़ो पाको हूंदो है, कहावत होंदी है, उर्दू में अलाए छा था चवनि हुनखे, ये जो इसके मट्टी के बर्तन बनते हैं ना, पानी रखते हैं, मटका जो होता है, सिंपली मटके से सिंधी भी समझते उर्दू भी समझते, तो कहते हैं मटके के जो वो ऊपर लगता है, किनारे जो होते हैं वो तब लगते हैं जब वो कच्चा होता है, जब वो पका हो जाता है ना, उसको पका के बाद में किनारे नहीं बनते। ठीक है, तो इस मुल्क के अंदर क्या किया जा रहा है कि जहाँ पे मैथ सिखानी चाहिए वहां तो सिखाते नहीं, 6, 8 मैट्रिक 10 या ये इंटर तक। अब इन्होंने क्या किया, जो एमफिल होती है ना, एमफिल जब की जाती है, तो पता है इस मुल्क का सिस्टम कितना उल्टा है। इस्लामियात की अगर आप एमफिल की टेस्ट देने जाओ, सिंधी या उर्दू में एमफिल की टेस्ट देने जाओ तो 40% मैथमेटिक्स। इस्लामिक एजुकेशन सिंधी उर्दू, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स की आप एमफिल मीन्स एक बड़ी डिग्री, तो आपसे मैथ 40% पूछेंगे, और यहाँ पे हम कहते हैं जिसको डॉक्टर बनना है उसका मैथ में क्या है, तो आप जानते हैं फिर इस मुल्क का क्या होना है। तो फिर आप देख सकते हैं कि जरूरी
कांस्टेंट है। जब इक्वेशन बैलेंस होती है तो अगर आप जबरदस्ती देना चाहें तो k दे दें और लिख लें k इज इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी बनती नहीं है कि फिलक्स जैसे वो होता है ना न्यूटन के लॉ में F इज इक्वल टू k। अरे भाई जब m इंटू a फोर्स के बराबर आ जाता है तो क्यों लिखेंगे? जबरदस्ती के आप रूल्स नहीं बनाए तो यहाँ पे नहीं आएगा। फिलक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा है। अब इसका मकसद है कि फिलक्स जो होता है, फिलक्स इज डॉट प्रोडक्ट। फिलक्स जो होता है, फिलक्स स्केलर है, फिलक्स इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए, ठीक है। तो ये जो फिलक्स होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है ई और ए के दरमियान, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अब ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका मकसद है ये फिलक्स एक तीसरी चीज पे भी डिपेंड करेगा और वो तीसरी चीज होती है ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर इसी एरिया को मैं सम एंगल पे रख देता हूं इधर, तो इसी सेम एरिया से जो फिलक्स होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो आप कह सकते हैं cos थीटा। तो ये होता है जो है वो फिलक्स का फार्मूला कि फिलक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए cos थीटा। ये आप कह सकते हैं कि फिलक्स डिपेंड्स अपॉन, आप कहोगे कि फिलक्स थ्रू फिलेट एरिया, फिलेट सरफेस डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। फिलक्स थ्रू फिलेट सरफेस डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, या एरिया वेक्टर कह लें या एरिया, बात है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। नंबर 3 एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए, ठीक है। या आप कह सकते हैं एंगल बिटवीन ई एंड प्लेन, ठीक है। तो ये जो होता है ये एंगल प्लेन, एरिया वेक्टर ये होता है और इसका प्लेन ये होता है, ठीक है। प्लेन के साथ एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड की या एरिया वेक्टर दोनों के साथ आप कर सकते हैं। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि फिलक्स also depends upon medium, also depends upon medium between E and area। जैसे अगर जो है वो कोई और मीडियम आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वीक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक होने की वजह से आप कह सकते हैं कि फिलक्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड फिलक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, फिलक्स डिपेंड्स डिस्टेंस। फिलक्स जो होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक जो है वो इस तरह से एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, इस तरह से होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है।
ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म होती है इसलिए अगर कोई एरिया हम यहाँ पे रखेंगे और वही सेम एरिया हम यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए इसका जो डिस्टेंस होता है, आप कह सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस होता है ये r1 है और इसका जो डिस्टेंस होता है ये r2 होता है। तो जितनी एरिया दूर रखेंगे फ्लक्स कम होगा और जितनी क्लोज रखेंगे फ्लक्स ज्यादा होगा। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फ्लक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। ठीक है। अब इसके अंदर फ्लक्स की मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशंस क्या होती हैं? अब पहली कंडीशन ये होती है कि फ्लक्स इज मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 0 डिग्री किसके दरमियान, बिटवीन ई एंड डेल्टा ए, या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन ई एंड प्लेन। ठीक है। जैसे ये होता है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस कंडीशन के अंदर ये जो एरिया वेक्टर होता है ये पैरेलल होता है तो 0 होती है, और ये प्लेन है, प्लेन के साथ तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है। तो इसी तरह से आप कहोगे कि जो फ्लक्स होता है 0 होता है, फ्लक्स इज 0 या मिनिमम, फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है या मिनिमम होता है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन ई एंड डेल्टा ए, या जो होता है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन प्लेन एंड ई, या आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू ई। ठीक है। तो ये होता है कि जब थीटा जो होती है वो 0 डिग्री होती है बिटवीन प्लेन एंड ई, तो आप कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो 0 होता है या मिनिमम 0 या मिनिमम सेम होता है। अब ये स्केलर है, स्केलर्स कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? आपको पता है कि ये जो होता है, ठीक है, अगर हम इसके दरमियान एंगल जो, अगर एरिया को हम यहाँ पे रख के एरिया वेक्टर इस तरह से बना दे, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री कर देंगे तो फिर cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो cos की वैल्यू नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप कहोगे कि तीसरी कंडीशन होती है कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। इक्वलिटी नहीं लिखोगे कि इक्वलिटी में 0 हो जाता है, और लेस देन आर इक्वल टू 180, इसमें और इसमें फर्क है, ध्यान में रखिएगा। और जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, व्हेन थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। फर्क ध्यान में रखिएगा। क्यों देखिए फर्क रखिएगा, मैंने मैथ की बात इसलिए की कि कल मैंने क्लास के अंदर एक फर्स्ट ईयर के क्लास के अंदर एक चीज लिखी जिसमें कोई वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 1.20, बुक में ऐसे थी, मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 1.2, ठीक है। तो बच्चे ने कहा कि सर आपने वैल्यू गलत लिखी। अरे मैं समझ गया बात। तो उसने कहा सर बुक के अंदर 1.20 लिखा हुआ है, वैसे 1.20 भी पढ़ना टेक्निकली मिस्टेक है, 1.20। कोई पढ़े लिखे के अंदाजे छोटी छोटी चीजों से होते हैं। तो
उसने कहा सर आपने नीचे 1.2 लिखा है। मैंने कहा मेरी गलती है, ये आ गया बड़ी। ठीक है, तो जब बात यहाँ तक आ जाए तो कौम को सोचना चाहिए कि हम किस लेवल पे आ गए। दुनिया की हर देश के अंदर मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। होना ये चाहिए कि एमडीकेट के अंदर एनालिटिकल मैथमेटिक्स को आना चाहिए, ठीक है। आए तो पता लगे मैथमेटिक्स ओनली सब्जेक्ट है जिससे फिल्टर होके बंदे आएंगे, ठीक है। फिल्टर है, ये बंदे का फिल्टर है मैथमेटिक्स, कोई सब्जेक्ट फिल्टर नहीं है। बाकी तो रट्टा लगा के भी आप सार सकते हैं। और जो हालात है मुल्क के, आप देख सकते हैं, जो डॉक्टर है असाई से इलाज करवाओ बुखार खत्म हो जाता है, एमबीबीएस से इलाज करवाओ तो चलते रहो, ठीक है।